हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो आपको जो इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन थे बच्चों, जो सुबह ग्राम सचिव के पेपर में और इवनिंग शिफ्ट दोनों में आए थे, और दोनों में बच्चों न्यूमेरिकल भी दिए हैं। जो दोनों के न्यूमेरिकल है ना, वो यूँ समझ लीजिए आपके +2 +1 और ग्रेजुएशन क्लास से दिए हुए हैं। तो यूँ आप समझ लीजिए कि मैथ अगर स्ट्रॉन्ग नहीं आया तो साइंस स्ट्रॉन्ग दी गई है। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में भी ऐसे ही न्यूमेरिकल दिए जाएं बच्चों। तो इससे रिलेट करवा देता हूँ, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो। जैसे पहले क्वेश्चन आया था, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय अ 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एटम। यानी क्रोमियम के एक परमाणु में 3D इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावी केंद्रीय आवेश की गणना कीजिए। तो इसको निकाला कैसे जाता है बच्चों, देखो सबसे पहले क्या है कि आप एटम मान लीजिए ये है, और एटम का नाभिक ये है। अब जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो बाहर वाली कक्षा जो बोली गई है ना, उसके इलेक्ट्रॉन लेने स्टार्ट करेंगे और स्लेटर रूल लगाएंगे। मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि जैसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, फिर आएगा 3s2 3p6, फिर आएगा 3d5, और फिर आता है 4s1। तो इसने कहा था कि डी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज महसूस करेंगे, यानी प्रभावी केंद्रीय आवेश की गणना 3D इलेक्ट्रॉन के लिए करनी है बच्चों। तो 3D इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे करोगे आप, ये थोड़ी सी 1 मिनट लाइटनिंग कर लेता हूँ। चलिए, 3D इलेक्ट्रॉन के लिए करना है बच्चों, तो कैसे करोगे, तो इसमें क्या है, ऐसे लिखना होगा आपको। जो आपके मैंने इलेक्ट्रॉन लिखे थे 1s के, 2s के, 2p के, फिर लिखे थे मैंने 3s के, 3p के, और फिर किसके लिखे थे 3d के। तो 3d के अंदर कितने लिखे थे बच्चों मैंने 5। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन छोड़ देना है, कितने रह गए 4। इसे आप क्या लिखते हो, n लिखते हो। n का मतलब है जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम किससे गुणा करेंगे, 0.35 से गुणा करेंगे। ध्यान रहे कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके 5, 5 में से आपको कितना लेना है 4, एक कम लेना है। तो क्योंकि उसने कहा है डी के इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रभावी केंद्रीय आवेश की गणना करनी है, तो हमें क्या करना है, उसके डी के 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, पहले 4, बाहर वालों को जहां से शुरुआत पूछी है उनको गुणा करोगे बच्चों 0.35 से। कर दी। अब आपने गुणा कर दी है किसको, 0.35 को। अब उसके अलावा अंदर इलेक्ट्रॉन जितने बचे हैं वो गिन लो। 1s में कितने थे, 2s में कितने थे, 2p में कितने थे, 3s में और 3p में, ये रह गए। उसके अलावा अंदर ये इलेक्ट्रॉन रह गए बच्चों 18। इसे बोला जाता है n-1। जो इलेक्ट्रॉन n-1 में है ना बच्चों, इनको गुणा किससे करनी है, 1 से। हो गया। अब इन दोनों का जो उत्तर आए वो जोड़ लीजिए। इन दोनों का उत्तर कितना आया आपके पास, 4 से 0.35 को और 18 को किससे करी है, 1 से। तो 4 को किससे गुणा करी, 0.35 से। तो कितना आया, 4 5 20, 2 4 3 12 और 2 कितने हो गए, 14। हो गया। एक पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, 40। ये तो वैल्यू आ गई बच्चों किसकी, इसकी। फिर जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो हमने किससे गुणा करनी है, 18। तो 18 जमा में कितना आ गया बच्चों, 35 को 4 से जो गुणा करी थी वो इसके साथ जोड़ दो, 1.40 आ गया। तो यह आ गया 0.4 और ये कितना हो गया 19। तो वैल्यू आ गई 19.40। अब आपके पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकलता है ना, उसको लिखते हैं Z स्टार से। वैल्यू क्या होती है, Z-S। जो S अपन ने अभी निकाला है उसे कहते हैं S, और Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में से ये S घटा दिया जाता है। 24 में से आपके पास वैल्यू आई थी 19.40। तो 24 में से 19.40 घटेगा तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपके पास, 4.60। इसे बोला जाता है बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोबारा से सुन लीजिए, जिस भी इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे उसके लिए बाकी जो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप लेंगे और उनको आप 0.35 से क्या करेंगे, गुणा। हो गया। उसके अलावा जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बच गए उनकी गणना कर लीजिए। अंदर इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, साथ में 4, अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 18। फिर उसके बाद जितने भी अंदर बचते हैं उनको गुणा किससे करोगे, 1 से। और इन दोनों का क्या करोगे आप, जोड़। ये जो जोड़ है
ये आप किस में से घटाओगे, जो एटॉमिक नंबर दे रखा है। एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 24। 24 माइनस 19 पॉइंट क्या आएगा, 40। आपके पास आंसर क्या बचेगा, 4.60। ये आपके पास क्या होगा, आंसर। क्लियर है। ऐसे न्यूमेरिकल दे दे तो बच्चों बहुत दिमाग खराब होता है बच्चों का। तो चलिए आगे आता है, प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग कहलाता है। इंग्लिश में दे रखा है फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय ईच आयन। तो कई बच्चे इसका आंसर लगा के आएंगे कूलम नंबर, क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलम। लेकिन यहां इसने कुछ और पूछा है कि प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग क्या कहलाता है, उसे कहते हैं हम ट्रांसपोर्ट नंबर। इसे बच्चों वैसे कहा जाता है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर्ड चार्ज बोला जाता है। लेकिन इसने ट्रांसफर्ड चार्ज का यूज ना करते हुए ट्रांसपोर्ट लिख दिया। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जो आयन आपका मूवमेंट करता है, यानी मोबिलिटी करता है, मोबिलिटी ऑफ आयन बोलते हैं। मोबिलिटी ऑफ आयन या मूवमेंट ऑफ आयन, वो चीज़ क्या कहलाती है आपके पास, ट्रांसपोर्ट नंबर। क्लियर। तो ऑप्शन क्या था इसका, सी। कूलम नंबर और राउल्ट नंबर इसका कोई यूज नहीं है बच्चों। कूलम नंबर वैसे कूलम चार्ज है। कूलम चार्ज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्वांटिटी होती है, ना कि वो संख्या। क्लियर। यहाँ पे हम उसका कोई यूज नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, हो सकता है नेक्स्ट आपसे पूछ ले कि कूलम्स लॉ के बारे में पूछ ले, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन दे सकता है। चार्ज के बारे में पूछ ले, कल आ सकता है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछ ले बच्चों, साथ में ये भी याद रखना है, करंट के बारे में क्वेश्चन दिया जा सकता है कल। इस टाइप के न्यूमेरिकल में आ सकता है बच्चों। चलो कलिए आगे देखिए। अब वो क्या कहता है, ये मैंने बच्चों आपको पहले ही कहा था, ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन जरूर देगा, क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन पुलिस में भी आया था कि अगर मैंने कहा कि स्लिट में विड्थ पूछ ले, यानी चौड़ाई वाली एक दरार को सफ़ेद प्रकाश प्रकाशित किया जाता है, तो ए के मान के लिए तरंग दैर्घ्य इतनी है, तो लाल प्रकाश हेतु न्यूनतम मान होगा। यानी फ्रिंज विड्थ जो है, मिनिमम फ्रिंज विड्थ पूछी है इसने, मिनिमम फर्स्ट मिनिमा पूछा है। क्या पूछा है, प्रथम न्यूनतम पूछा है। तो प्रथम न्यूनतम निकालते कैसे हैं बच्चों, ये होता है एन लैम्डा इज इक्वल टू डी और साइन थीटा, ऐसे लिखा जाता है। हमें चाहिए ये डी बोल दो चाहे ए बोल दो, ए की बात है। एन की वैल्यू होती है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ पहला पहला है तो एक, गुणा में क्या है एल लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा रखा जाता है। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला ये लगाना है बच्चों, प्रथम की पूछ लेना, प्रथम लिखा हुआ है, फर्स्ट मिनिमा लिखा हुआ है, तो आप लोग तरंग दैर्घ्य यूज करोगे। आपको ए निकालना है, ए निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे एन लैम्डा, ये होता है बाय में साइन थीटा। अब आपके पास एन की वैल्यू फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब एक, तो एन की वैल्यू तो होगी एक। लैम्डा आपको दी हुई है और साइन थीटा आपको दिया हुआ है, यानी कौन दिया हुआ है, दोनों चीज़ें दी हुई है। बस आपको पुट करना है लैम्डा बटे क्या रखना है, साइन थीटा, ये इसका फार्मूला है। लैम्डा आपकी तरंग दे रहा है 650 नैनोमीटर है बच्चों, और नीचे क्या है 0.588, ये वैल्यू है। नैनोमीटर को थोड़ा और लिख देता हूँ, 650 नैनोमीटर जो है वो कैसे लिखा जाएगा, 10 की घातांक -9, और नीचे बच्चों कितना है 0.588। इसको जब आप काटोगे, आप लोगों को पता है कि लगभग 25 का जो स्क्वायर करते हैं, यानी ये 26 हो गया। अब 26 कटेगा तो 26 दूनी 52, 26 तीये कितने होते हैं 78, तो लगभग ये किस पे कटेगा 2.5। और वैल्यू ऐसे लिखोगे बच्चों, जब आपके पास ये है 650 0.2588, और जो 10 की पावर -9 है, तो आप इसके आगे डेसिमल लगा दीजिए और 10 की पावर क्या कर दिए -6। आंसर अब 10 की पावर -6 में जो आया है वो आंसर किस में होगा, माइक्रोमीटर में होगा। क्लियर। हो सकता है बच्चों ऐसा क्वेश्चन और पूछ ले, जैसे हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट का रिलेशन फ्रीक्वेंसी पूछ ले, वो और बता देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ लाइट का रिलेशन होता है लैम्डा न्यू, कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, यानी तरंग दैर्घ्य पूछी जा सकती है, ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। ये जो इक्वेशन है मैक्सवेल कंसेप्ट से आई थी। वैसे मैंने ये जो पीछे लाइव वीडियोस ली थी उनमें बताया था, काफ़ी बार बात कर चुका हूँ इसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले रिलेशन और इन थीटा के रिलेशन में बच्चों। चलिए
आगे अब हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाला उपकरण कौन सा है? ये तो सभी को पता है बच्चों, कौन सा है? सिस्मोग्राफ है। ठीक है, बैरोग्राफ किसके लिए है? हमारे पास दाब के लिए। ठीक है, कोई खास चीज़ें नहीं है ये वैसे याद रखने वाली। और हाँ, हो सकता है आगे इंस्ट्रूमेंट और पूछ ले, वो भी थोड़े ध्यान रखने हैं। इंस्ट्रूमेंट पूछे जा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट पढ़ के जाना, जैसे वोल्टमीटर है, एमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा तैयार कर लेना, उनको भी बता देता हूं। अब क्वेश्चन बच्चों, मैंने ये डी ब्रोगली वाला क्वेश्चन एक बार बताया भी था क्लास में, शायद बच्चे इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि कौन सी डी ब्रोगली आती है यार। तो चलिए, डी ब्रोगली का कंसेप्ट आपको दिया हुआ है बच्चों। उसने कहा कि गतिज ऊर्जा दे रखी है और डी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य क्या होगी जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्लैंक कांस्टेंट और एक इलेक्ट्रॉन का मान दे रखा है। हो सकता है कल एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछ ले, कल हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा ही पूछ ले, या आपसे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला रिलेशन पूछा जा सकता है यूरेनियम का, कि यूरेनियम का 1 ग्राम मास यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर खर्च हो तो कितनी ऊर्जा पैदा होती है, वो भी बताऊंगा। चलो पहले ये करवा देता हूं। तो आपके पास इसमें दिया हुआ क्या है बच्चों? देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या दी हुई है? काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने एक रिलेशन करवाया है कि पी स्क्वेयर यानी काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चों, वो किसके इक्वल होती है? पी स्क्वेयर, और इज इक्वल टू 2 टाइम एम इंटू के ई होती है। मैंने ये बहुत बार रिलेशन करवाया बच्चों न्यूमेरिकल्स में, तो ये रिलेशन यहाँ यूज करना है। अब देखो, उसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो काइनेटिक एनर्जी दे दी तो आपके पास पी स्क्वेयर है ना, उसको आप ऐसे लिखिए 2 गुणा m गुणा और काइनेटिक एनर्जी। इसे आप सॉल्व करोगे, ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू कितनी आएगी चेक करते हैं, लिख लीजिए। 2 गुणा आपके पास m कितना है? 9.11 गुणा 10 की कितनी है? -31। ये तो हो गया मास। इनटू में 120 लिखोगे और इनटू में लिखोगे बच्चों 1.6 10⁻⁻19। यानी कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा फंडामेंटल अच्छा लगता है। देखिए, ये है माइनस की कितनी? 31। ये कितनी है? -19। तो माइनस की कितनी होगी बच्चों? 50। ठीक है, तो ये माइनस की 50 हो चुकी है। दोबारा से रब करके इसको एक अंडर रूट में ऐसे लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा था 2 गुणा 9.11 और साथ में लिखा था बच्चों मैंने किसको? 120, और साथ में लिखा था मैंने 2, और गुणा में 10 की कितना हो चुका है? -50। तो ये तो बाहर निकालोगे तो 25 होगी, ये बात क्लियर है। तो इनका जो राउंड ऑफ मिलेगा बच्चों, वो लगभग कितना मिलेगा आपको? 5.88, और गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -24। ये तो आ गया आपके पास मोमेंटम P आ गया। अब आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो फॉर्मूला ये होता है बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ का, H/mv ये होता है। लेकिन mv हमारे पास नहीं था, हमने मोमेंटम लगा दिया P। mv क्या होता है? P का मतलब मोमेंटम निकाल लिया हमने काइनेटिक एनर्जी से। तो H इज इक्वल टू एच लैम्डा इज इक्वल टू एच कितना है? 6.63 10⁻⁻34। ये तो आ गया तुम्हारे पास H। mv की वैल्यू अभी निकाली आपने 5.88 गुणा 10 की -24 हो गया। अब देखो, इन दोनों को जब आप घटाते हो तो ऊपर पावर कितनी रह जाएगी? -10, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो लगभग आंसर देखो, ऊपर 6 है नीचे 5 है, तो इसका मतलब आपका आंसर किस रेंज का होगा? वो आंसर आपका बच्चों लगभग 1 और किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा। ध्यान रहे मैं लिख रहा हूं 1.12 आएगा। अब आगे सॉल्व करूंगा इसको। देखो, आपके पास आंसर आया कितना बच्चों? 1.12, और गुणा में रहेगा आपके पास 10 की -10। लेकिन ये आंसर नहीं है, तो क्या करोगे? इसकी एक पावर नीचे ले आओ, तो आपके पास आंसर बनेगा बच्चों 0.112 और 10⁻⁹ ये बनेगा। आपके पास आंसर आएगा 0.112 नैनोमीटर, क्योंकि 10 की पावर -9 इसको क्या कहते हैं? नैनोमीटर। तो आपका आंसर क्या हुआ बच्चों? 0.112 10⁻⁹। इसे आप क्या कह सकते हो? 0.112 और नैनोमीटर। तो ऑप्शन आपका कौन सा है? बी। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दे दे बच्चों, दिया भी जा सकता है। वैसे यहाँ से एक रिलेशन बता देता हूँ, कल पूछा भी जाए तो याद रखना। एक आइंस्टीन की इक्वेशन और याद रख लेना, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। ये आपकी इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी,
जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए होती है। किसके लिए होती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक रिलेशन और बता देता हूं। जो एच न्यू नोट है बच्चों, इसमें ये क्या काम करता है? इसे हम कार्यफलन बोलते हैं, यानी वर्क फंक्शन कहा जाता है। कि जब धातु की सतह पर सूर्य का प्रकाश आके गिरता है तो वहां से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निर्भर करते हैं किस पर? आने वाले प्रकाश की आवृत्ति पर। किस पे निर्भर करते हैं? एक तो आने वाले प्रकाश की आवृत्ति पर, और दूसरा उसकी इंटेंसिटी पर। ये भी अच्छे से पढ़ लेना, मैंने करवाया हुआ है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक रॉकेट जिसका आरंभिक द्रव्यमान 850 किलोग्राम है, यानी उसका आरंभिक द्रव्यमान आपको दिया हुआ है बच्चों कैपिटल एम। कितना दिया हुआ है? 850 किलोग्राम। दूसरी चीज क्या दी हुई है? उसने लिखा है 2.3 किलोग्राम पर सेकंड की दर से। इसे बोलते हैं रेट, यानी फ्यूल कंजप्शन रेट को डिनोट किया जाता है बच्चों आर से। इसकी वैल्यू है 2.3 किलोग्राम प्रति सेकंड। एक तो ये लिख लिया। अच्छा, फिर कहता है रॉकेट इंजन की सापेक्ष निकासी गैसों की गति। तो गैसों की गति दे दी उसने, एग्जॉस्ट की गति दे दी कितनी? 2800 मीटर पर सेकंड। दो चीज़ें दे दी आपको। अब आपको क्या करना है बच्चों? कैलकुलेशन करनी है कि हमारे पास जो इन दोनों को कैलकुलेट करने से आंसर मिलेगा थ्रस्ट का, वो निकालना था। तो थ्रस्ट कैसे निकाला जाता है बच्चों, बता देता हूं कि आपके पास जो थ्रस्ट निकलेगा, थ्रस्ट होता है फोर्स, ठीक है। फोर्स की वैल्यू होती है एक तो रिलेटिव रेट, और इनटू में क्या होती है? वेलोसिटी। जो आपकी थ्रस्ट वेलोसिटी है, ये रॉकेट इंजन की वेलोसिटी लग रही है। आर कितना आपके पास? 2.3, और गुणा में आपके पास क्या होगा? 2800। ये आपके पास क्या आ चुकी है बच्चों? प्रॉपर्टी। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका क्या होगा? आंसर। आंसर क्या आएगा? 6440 न्यूटन के करीब। क्लियर है? 6440 न्यूटन आएगा। कैसे? इसका डेसिमल हटाइए 10, ये काट दो, हो गया। अब आपके पास क्या है कि 0 280, यानी 23, और क्या बचा है बच्चों? 280। कितना बचा है? 280। तो कितना आएगा आपके पास? जीरो आ जाएगा। 28 दिए कितने हो गए आपके पास? 84। 8, 28 दूनी 56, और 8 कितने हो गए बच्चों? 64। ये आ गया, और पीछे क्या लगा दो? न्यूटन। तो आपका आंसर आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का क्या? 6440 न्यूटन। अब याद कैसे रखना था वो याद दोबारा कर लो बच्चों, क्या पता नेक्स्ट इसमें ये क्वेश्चन पूछ ले। आज तो पूछा है इसमें कि कितना प्रणोद लगेगा, यानी इंजन पर कितना थ्रस्ट लगेगा। हो सकता है कल ये पूछ लिया जाए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन पूछ लेना यहाँ इसी क्वेश्चन में। कल एक्सेलरेशन पूछ ले तो बच्चों ये फॉर्मूला लगा देना, फोर्स बाय मास। फोर्स आपने निकाला है कितना? 6440 न्यूटन, और मास कितना है? 850। यानी 6440 को 850 से भाग दे दो, ये जो उत्तर आएगा ये आपका क्या देगा? एक्सेलरेशन, यानी उस रॉकेट का त्वरण आ जाएगा। ठीक है, क्या पता पूछ भी ले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसा दिया भी जा सकता है और पूछा भी जाता है। तो क्या है हमारे पास? फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक, स्टडी ऑफ नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट ऑफ ह्यूमन नॉलेज इज नॉन टू बी। तो ये होती है बच्चों एपिस्टोमोलॉजी। क्या होती है? एपिस्टोमोलॉजी होती है। इसे अच्छे से याद रख लेना, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आगे इस तरीके का तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है दूसरे रिलेटिव पॉइंट कोई पूछ ले। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन आया 17th कि O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव में किस स्पीसीज की आबंध दूरी सबसे छोटी है, यानी बॉन्ड लेंथ किसकी छोटी है। तो इसमें याद रखना बच्चों, सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं कि जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश ज़्यादा है और एक पे धन आवेश है, ठीक है, तो ऋणात्मक आवेश घटते क्रम में लिख दो धन की ओर। ऐसे जैसे मैंने लिख दिया पहले O2 नेगेटिव, फिर मैंने लिख दिया O2 और एक नेगेटिव, फिर मेरे पास है O2, और फिर मेरे पास क्या है? O2 और इस पे पॉजिटिव। तो जिस तरफ हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, पहले ऋणात्मक ज़्यादा, फिर ऋणात्मक कम, फिर ऋणात्मक जीरो हो गया, और फिर क्या आ गया? प्लस। तो जैसे जैसे चार्ज आवेश जो है ना ऋणात्मक से धनात्मक होने लग जाए,
तो समझ जाना उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ धन वाले की होती है, और लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछ ले तो ऋणात्मक, जिस पे चार्ज ज़्यादा है, उसकी होती है। तो इसका ऑर्डर कौन सा आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास, ऐसे होगा। तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसकी कम, इसकी इससे कम, और इसकी क्या है, सबसे कम। तो आपके पास इसमें जो आंसर है वो क्या लगा के आओगे आप, O2 प्लस लगा के आओगे। इसमें कल हो सकता है क्वेश्चन और पूछ ले कि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, यानी अब बंद क्रम क्या होता है। तो आपके पास उल्टा चलना है बच्चों, कि जो हमने बॉन्ड लेंथ लिखी है ना, तो बॉन्ड लेंथ किसके विपरीत होती है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो बॉन्ड ऑर्डर की होती है, आबंद क्रम की होती है। जो बॉन्ड लेंथ होती है वो किसकी उल्टी होती है, बॉन्ड ऑर्डर की उल्टी होती है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। तो जैसे आपसे पूछे O2 नेगेटिव और 2 लिखा हुआ है, फिर O2 नेगेटिव लिखा हुआ है, फिर O2 लिखा हुआ है, और फिर O2 प्लस लिखा हुआ है। इनमें अगर बच्चों कल ये पूछ ले कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, आबंद क्रम ज़्यादा है, तो इसका आबंद क्रम सबसे ज़्यादा है, और कितना है, 2.5 है। इसका पूछ ले तो कितना है बच्चों, 2 है। इसका 1.5 है, और इसका कितना है, 1। ये मैंने बॉन्ड ऑर्डर भी लिख दिए, दोबारा से लिख देता हूँ इसके सामने। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों वो 2.5 है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, और इसका 1.5 है। मैंने अलग से भी लिख दिया बच्चों। तो जिस पे धन आवेश ज़्यादा है उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएगा इनमें, और जिस पे ऋण आवेश ज़्यादा है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम। और कल बॉन्ड लेंथ पूछ ले बच्चों, तो क्या याद रखना है, जिस पे ऋण आवेश ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ यानी आबंद लंबाई ज़्यादा होती है, जिस पे चार्ज प्लस का है यानी कैटायन है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, और उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। इनमें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है सीजीएस प्रणाली में बल को क्या कहा जाता है। ये बच्चों मैंने बहुत बार बताया है कि फोर्स से डराती है माँ, सो जा बेटा। तो फोर्स, फोर्स का मतलब बल। सीजीएस यानी क्या है, सीजीएस फोर्स करती है, सो जा बेटा, तो सो जा बेटा का मतलब सीजीएस। क्या आ जाएगी, डाकण, तो क्या लगाओगे, डायन। तो हमारे पास आंसर क्या था इसका, डायन। ठीक है। और वैसे पूछा जा सकता है रिलेशन कल कि 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, तो 10⁵ डायन। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो सकता है बच्चों कि 1 डायन कितने न्यूटन के बराबर हो सकता है, 10⁵ माइनस ले लेनी है। और ऐसे भी लिखा हो सकता है कि 1 जूल में अर्ग कितने होते हैं, तो 10⁷ अर्ग हो सकते हैं। यानी आपसे ये क्वेश्चन लिख दे कि ऊर्जा की सीजीएस मात्रक इकाई क्या है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, अर्ग। और आप लोगों को पता है कि 1 अर्ग में जूल पूछ ले तो 10⁻⁷ जूल लिख लेना। और दूसरा अगर बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए तो 1.6 दशमलव गुणा 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना बच्चों, वो कितनी ऊर्जा के बराबर होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। हो सकता है 1 किलोवाट घंटा ही पूछ ले, वो भी याद रख लेना। 1 किलोवाट घंटा सब लोगों को पता है, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ठीक है। हो सकता है एक एटॉमिक मास यूनिट अगर यूरेनियम का, एक एटॉमिक मास यूनिट यूरेनियम का अगर विखंडित होता है तो कितनी ऊर्जा पैदा करता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम पूछ ले कि नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, नाभिकीय या परमाणु संयंत्र में नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस समीकरण से निकाली जाती है, तो लिख लेना E = डेल्टा mc²। यानी ये जो है डेल्टा एम क्या है ये भी बता देता हूँ। ई ऊर्जा आएगी, डेल्टा एम क्या होता है, मास यानी द्रव्यमान में कमी, और C² क्या होता है, प्रकाश का वेग। तो डेल्टा एम कैसे आता है बच्चों, डेल्टा एम को लिखा जाता है कि जो मातृ नाभिक है, मातृ नाभिक में से जो आपके उत्पाद नाभिक हैं, क्या है, मातृ नाभिक में से उत्पाद नाभिक का द्रव्यमान घटाया जाता है, उसे कहते हैं मास में कमी। तो वो डिनोट किससे किया जाता है, डेल्टा एम। तो इसमें होता है मास ऑफ एटम यानी फॉर्मर न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है इसे डेल्टा एम, और जब हम डेल्टा एम को C² से गुणा करते हैं तो ये ऊर्जा मिलती है। और इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये लिखा जा सकता है E = mc² किसकी देन है, तो सभी को पता है आइंस्टीन की है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपके पास क्वेश्चन ये दिया है, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। ये मैं बता चुका हूँ बच्चों। देखो, जब क्या है कि हमारे पास समान आयतन, एक चीज़ ये लिख ले, समान आयतन हो, समान आयतन में समान अणु हो। देखो, दो चीज़ होगी, समान आयतन है और समान ही अणु है, तो दोनों में ए है और आगे समान है, तो ये हमारे पास क्या है, ए आ गया, तो ए ही शब्द होगा उसमें। ए से शुरुआत होगी, ए से शुरुआत होगी। ए का मतलब क्या बनता है बच्चों, एवोगैड्रो। यानी अगर आपके पास आयतन और अणु दोनों चीज़ें समान हैं, समान तो आयतन है और समान ही अणु हो गया, तो देखो समान दोनों में ए आ रहा है, ए की साउंड आ रही है। अब देख लो किस नियम में ए की साउंड आ रही है, वही आपका आंसर है। तो ताप और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या। तो देखो, अणुओं भी समान है और आयतन भी समान है, दोनों में ए की साउंड है, तो जो आपका साइंटिस्ट का नाम होगा वो भी ए की साउंड में निकलेगा। वो कौन सा है, एवोगैड्रो लॉ बोलते हैं इसे, एवोगैड्रो लॉ कहते हैं बच्चों। चार्ल्स का नियम क्या है, बॉयल्स का नियम क्या है, चार्ल्स का जो नियम लगता है बच्चों, वो आपके पास प्रेशर डायरेक्ट और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टेम्परेचर है। ये आपके पास चार्ल्स का नियम है। जैसे गुब्बारे उड़ते हैं जिनमें हम गैस भरते हैं, हाइड्रोजन गैस जैसे भरने के ऊपर पूछे तो गैस कौन सी भरोगे, हाइड्रोजन नहीं भरी जाती। पहले क्या है, यूज़ किया था, लेकिन हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंट फेल है, तो गैस कौन सी भरी जाती है, हीलियम। हाइड्रोजन इसलिए नहीं भरी जाती, एक्सप्लोसिव होती है, ठीक है। तो चलिए, चार्ल्स का नियम तो हो गया। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखोगे बच्चों आप, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है। दूसरा बॉयल का नियम, बॉयल का नियम क्या होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब आपके डाइवर या गोताखोर समुद्र की गहराई में जाते हैं तो उनके फेफड़े फटने का डर रहता है, तो वो कौन सा नियम है, ये पूछ सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, बॉयल का नियम, क्योंकि बॉयल का नियम क्या है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जो दाब है वो आपके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और किस पे होता है, स्थिरांक ताप पे होता है, याद रखना। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर तो कांस्टेंट प्रेशर पे था, यानी स्थिर दाब पे। बॉयल का नियम स्थिर ताप पे होता है। एवोगैड्रो का नियम दोनों को स्थिर रखा जाता है। और डाल्टन का नियम क्या है बच्चों, ये भी याद रख लेना। डाल्टन ने कहा था कि किसी बर्तन में अगर गैसों का मिश्रण है, इस बर्तन में जैसे 3 गैसें हैं, इन गैसों के मिश्रण का जो दाब होगा वो इनके अलग अलग दाब के जोड़ के बराबर होगा। यानी किसी बर्तन में गैसों का मिश्रण है, उनका कुल दाब मान लेता हूँ P है, तो वो उनके अलग अलग दाब के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मेरे पास 3 गैसें हैं, एक गैस पहली, दूसरी, तीसरी, पहले का प्रेशर P1, दूसरी का प्रेशर P2, तीसरी का प्रेशर अगर P3 है, तीनों को मैंने एक बर्तन में भर दिया, फिर मैंने टूंटी खोल दी, तो जो अब गैस प्रेशर निकालेगी बाहर, वो प्रेशर कितना है मेरा P, तो वो उन तीनों के प्रेशर के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। तो वो लॉ कौन सा अपने पास है, डाल्टन। डाल्टन लॉ किसके लिए लागू हुआ था बच्चों, ये भी याद रख लेना। गैस, एक क्वेश्चन और बता देता हूं, अगर आपसे पूछ ले कि गेल लुजैक्स लॉ किसके लिए लगता है, गेल लुजैक्स लॉ, तो ये भी याद रख लेना। गेल लुजैक्स लॉ गैसों के आयतन के लिए लगता है। किसके लिए लगता है बच्चों, गैसों के आयतन के लिए लगता है गेल लुजैक लॉ। याद रख लेना। पहला लॉ आपने चार्ल्स लॉ पढ़ लिया, बॉयल्स पढ़ लिया, एवोगैड्रो पढ़ लिया और डाल्टन पढ़ लिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया है गे लुजैक्स लॉ। तो गे लुजैक का जो लॉ है वो किसके लिए है, वो बच्चों गैसों के आयतन के लिए है। किसके लिए है, गैसों के आयतन के लिए है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि परमाणु की पहली थ्योरी, यहाँ से उठ सकता है क्वेश्चन, एटॉमिक थ्योरी किसकी देन है, डाल्टन की देन है। प्लस बच्चों रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कल, थोड़े ध्यान में रखना। 3 रिलेशन बता देता हूँ कि अगर कोई रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है और उसमें लिख दे कि उसका हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, तो हाफ लाइफ टाइम निकालना हो बच्चों तो 0.693 और बटे में क्या लिख दो, के क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी स्थिरांक होता है बच्चों। के अगर दिया आ जाए तो आप T50% यानी उसका अर्ध जीवन काल निकाल सकते हो। प्लस आपसे पूछे कि जितने भी प्राकृतिक रेडियो प्राकृतिक आ जाए चाहे कृत्रिम आ जाए, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रेडियो सक्रिय तत्व किस केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, यानी किस
चालक रासायनिकता को अनुसरणित करते हैं। तो याद रखना कि जो आपके कृत्रिम आ जाए नंबर 1, नंबर 2 क्या आ जाए, प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व। क्या आ जाए, कृत्रिम और प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व। ये अगर पूछ ले कि किस केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, तो प्रथम शब्द लगाना है इनके लिए। प्रथम का मतलब फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। क्या याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। और दूसरी बात, अगर रिलेशन ये पूछ ले कि 75% टाइम निकालना है, 50% टाइम दिया हुआ है। अगर आपसे कह दे एक रेडियो सक्रिय तत्व जिसका 50% समय इतना है, यानी आधा टूट जाता है तो उसमें समय इतना लगता है, तो 75% होने में समय कितना लगेगा, तो 50% को आप 2 से गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा। और अगर 75 दे रखा है, 50% निकालना है तो 2 से भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा। तीसरा कंसेप्ट बच्चों कि अगर मुझे T99.9% निकालना है और T 50% दिया हुआ है, तो इसको आप 10 से गुणा कर देना। क्या करना है, T99.9% का समय निकालना है कि कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ 99.9% अभिकृत हो चुका है, तो उसके लिए कितना समय लगेगा यदि उसका अर्ध जीवन काल इतना है। अर्ध जीवन काल किससे लिखते हैं, 50% से लिखते हैं, तो उसको 10 टाइम से गुणा करनी है, आपका T99.9% आ जाएगा। क्लियर है। तो ये बच्चों आपके पास इतना ही कंसेप्ट था जो आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा आप थोड़ा ऑप्टिक्स के अंदर और थोड़ी यूनिट कंसल्टेंट जरूर पढ़ना। ज़्यादातर बच्चों न्यूमेरिकल ही आ रहे हैं, न्यूटन लॉ के न्यूमेरिकल हो गए, और हो सकता है इक्वेशन ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल कल पूछ ले, जैसे क्या आपके पास v=u+80, s=ut + ½ AT², v² - u² = 80। ये 3 थे इक्वेशन ऑफ मोशन है। मैंने वीडियो बना रखी थी, इनके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करवा रखे हैं। कल ग्रेविटी का भी न्यूमेरिकल दिया जा सकता है कि जैसे अगर हम ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण निकालें या पृथ्वी में गहराई के साथ गुरुत्वाकर्षण निकालें तो कैसे निकालते हैं, वो 2 इक्वेशन लिख देता हूं मैं। कि जैसे मान लो मेरे से पूछ ले कि पृथ्वी से ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण निकालना है, तो जी डैश, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है जी, और साथ में लिखोगे आप 1 - 2h/r। ये आपको समीकरण प्रयोग करना है बच्चों, अगर हमसे ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण पूछा जाता है तो। ये तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 9.8, ऊंचाई आपको पृथ्वी तल से दी होगी, और आर पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है, किलोमीटर कभी प्रयोग नहीं करोगे, आप मीटर में बदलोगे। मीटर में दोनों को बदलोगे, इस ऊंचाई को मीटर में दिया हो सकता है किलोमीटर में दे दे, फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊंचाई अगर मीटर में आ जाए तो 6400 किलोमीटर को पहले किस में बदलोगे, मीटर में, तो आपका बनता है 6.4 × 10⁶, ये यूज करोगे। क्लियर। और अगर हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण क्या यूज करोगे, ये यूज करोगे 1 - गहराई में जाए तो आप दुआ हटा दो, 1 - h/ क्या हो जाएगा, r। इसमें अगर क्वेश्चन लिख दें कि पृथ्वी की आधी त्रिज्या तक चले जाएं तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई। तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा हमारा, आधा। अगर पूछ ले कि गुरुत्वाकर्षण आधा किस दूरी तक होता है पृथ्वी में, तो 3200 किलोमीटर। सिंपल सा आंसर है, कोई खास इसके लिए मशक्कत नहीं करनी है आपको। दूसरा पूछ ले पृथ्वी के केंद्र पे चले जाएं हम तो उसका गुरुत्वाकर्षण कितना हो सकता है, 0। तो हो सकता है लिफ्ट वाला क्वेश्चन भी दे दे, लिफ्ट में ऊपर जाते टाइम नीचे आते टाइम। ये थोड़ा कंक्लूजन पढ़ लेना कि जैसे लिफ्ट में ऊपर जाते हैं बच्चों तो हमारे पास भार कैसा महसूस करते हैं, और लिफ्ट में जब नीचे आते हैं तो भार कैसा महसूस करते हैं। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना आभासी भार ज़्यादा महसूस करते हैं, लिफ्ट नीचे आती है तो आभासी भार हम कम महसूस करते हैं। तो ऊपर जाती है तो उसके लिए कंसेप्ट लिख देता हूँ। ऊपर जाती है तो आपको ये यूज करना है mg + ma। तो जो mg तो उसका भार हो गया, ये अतिरिक्त लगने वाला बल है कि जब लिफ्ट ऊपर जाए तो अतिरिक्त बल अगर निकालना हो तो उस वस्तु का द्रव्यमान और लिफ्ट का त्वरण दोनों को यूज करना है। इन दोनों की गुणा करके आप लगने वाले आभासी भार या आभासी बल का मान निकाल सकते हो। ठीक है। तो चलिए, अगर लिफ्ट नीचे आती है तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है mg - ma। ठीक है। तो आपके पास ये तो वस्तु का द्रव्यमान है, अब उसके अंदर से इतना बार या इतना द्रव्यमान क्या हो रहा है, कम। तो इसमें वस्तु का द्रव्यमान m है, लिफ्ट का त्वरण कितना है a। तो ये नीचे आते टाइम क्या होता है आपका,
कम हो जाता है इतना, तो ये आपका इतना कम होता है और ऊपर जाए तो इतना जमा होता है। क्लियर? हो सकता है ये पूछ ले कि लिफ्ट की डोरी टूट जाए और लिफ्ट का त्वरण ए है और वो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के बराबर हो जाए, यानी जी के बराबर हो जाए। लिफ्ट की डोरी टूटने पर लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के बराबर हो जाए तो इसमें खड़ा व्यक्ति कैसा महसूस करेगा? तो भारहीनता में महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि एम जी माइनस जो एम है ए आता है वो एम जी हो जाएगा, उसका भार आभासी भार कितना हो जाएगा? 0। और एक चीज़ ये पूछी जाती है बच्चों कि लिफ्ट की डोरी टूटने पर जो उस लिफ्ट का त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण से ज़्यादा हो जाए तो उसमें खड़ी वस्तु या खड़े व्यक्ति की स्थिति कहाँ होगी? तो लिफ्ट के छत की ओर होगी। क्या होगी? लिफ्ट के छत की ओर। तो ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही भी बच्चों, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। जो भी बच्चा कल नेक्स्ट पेपर देने जाए वो बड़ी मेहनत के साथ जा रहे हैं सब, तो हो सकता है कि मालिक भाई सभी की सुने। हम तो प्रार्थना यही करते हैं उनके चरणों में, और बाकी आपकी मेहनत आपका रंग जरूर लाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।